सभी को गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। आज पहले अध्याय का दूसरा भाग है, जिसकी पहली टॉपिक है बेल्जियम की समझदारी। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि देश के शासन व्यवस्था में बेल्जियम ने देश के विभिन्न सामाजिक समूहों को किस तरह से जगह दी और उसके क्या अच्छे परिणाम निकले। इससे पहले आपने श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद देखा था, जिसके परिणाम भी देखे थे कि वहाँ पर गृह युद्ध हुआ। तो देखिए कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया और एक तरफ जहाँ श्रीलंका ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं, भाषाई विविधताओं को अस्वीकार कर दिया, वहीं दूसरी तरफ बेल्जियम ने इसे स्वीकार किया और 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम की सरकार ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। सिर्फ इसलिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को परायापन का, बेगानेपन का एहसास न हो और सभी लोग मिलजुल कर देश में रहें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है और कोई और ऐसा देश ऐसा नहीं कर पाया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान किए जिससे कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो। हर आदमी ये समझे कि उसका देश की सरकार में हिस्सेदारी है, उसकी अपनी सरकार है, उसका अपना देश है, उसके देश में उसके अधिकारों का सम्मान है। तो हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं कि बेल्जियम की सरकार ने अपने संविधान में ऐसा कौन कौन सा कानून या कौन कौन से प्राविधान किए थे। तो सबसे पहला देखिए कि बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्राविधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में अपना मतदान करेगा, यानी फैसला एक तरफा नहीं होगा। दूसरा देखिए, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व भी है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। ध्यान दीजिए कि फ्रेंच भाषी लोग ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक थे, बेल्जियम में अल्पसंख्यक थे, लेकिन ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक थे और बहुसंख्यक होने के बावजूद भी उन्होंने दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया और उसके बदले डच भाषी लोगों ने जो पूरे देश की सरकार बनी थी, केंद्रीय सरकार, उसमें बराबरी का समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। अब इसके बाद इसका अगला प्रावधान देखिए, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार।
इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, और इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। अब आप थोड़ा सा अपने देश में जो शासन का स्वरूप है उसको भी देखिए कि आपके देश में सरकारें 3 स्तरों पर कार्य करती हैं। केंद्र स्तर, राज्य स्तर पर यानी प्रांत स्तर, और स्थानीय स्तर की सरकारें। और आपके देश में अनेक भाषा, अनेक जातियों, अनेक धर्मों, अनेक समुदायों के लोग रहते हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता को कभी भी खतरा नहीं पहुंचा। कारण आपको समझ में आना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आ भी गया होगा। बेल्जियम का जो संवैधानिक ढांचा है उसको पढ़ने के बाद, तो बेल्जियम का जो संवैधानिक ढांचा है, जो प्राविधान हैं, वो कुछ जटिल तो ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह सफल माना जाएगा, क्योंकि इससे बेल्जियम में श्रीलंका के विपरीत गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। वरना बेल्जियम में भी भाषा के आधार पर लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आते और बेल्जियम भी 2 टुकड़ों में बंट जाता। जिस तरह से श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतर आए, श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, उसी प्रकार से बेल्जियम में होता, लेकिन बेल्जियम ऐसा नहीं हुआ। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, और यह बहुत ही आवश्यक है। हम लोग इन दोनों कथाओं को फिर से देखते हैं कि दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। बेल्जियम और श्रीलंका की इन दोनों कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक सरकार है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। कैसे? बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है, और इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हो गए। लेकिन श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। तो इससे क्या पता चलता है, क्या शिक्षा मिलती है कि अगर बहुसंख्यक समाज, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर बहुसंख्यक समाज या बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करते हैं, तो इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। अब यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है, ये जर्मनी का है। इस चित्र के बारे में आप पढ़ करके और अपने इस अध्याय की विषय वस्तु को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम लोग अगली टॉपिक देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है युक्ति परक और दूसरा है नैतिक तर्क। तो
युक्तिपरक क्या है? तो युक्तिपरक तर्क के अंतर्गत आप देखिए कि सत्ता का बंटवारा ठीक है। यदि ये कहा जाए कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा का और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है और ज़रूरी है। तो बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर तो लाभकारी और अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे देश की एकता और अखंडता को हमेशा खतरा ही होता है। तो यह जो तर्क है इसे हम लोग युक्तिपरक तर्क कहते हैं, क्योंकि इसमें लाभ हानि की बात की गई है कि यदि सत्ता में साझेदारी होगी तो देश में कोई टकराव नहीं होगा, लोग एकजुट होकर रहेंगे, देश में एकता और अखंडता बनी रहेगी। तो ये लाभ हानि की बातें जो है यह युक्तिपरक तर्क है जो कि सत्ता की साझेदारी के लिए दिया जा सकता है। दूसरा आप देखिए, इसके पक्ष में एक और तर्क दिया जाता है और वो युक्तिपरक यानी पहले तर्क से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र का मतलब ही होता है, अब आप लोगों को बहुत बार ये हम बता चुके हैं कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। और इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से देश के सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो इसे हम लोग जो है नैतिक तर्क कहते हैं। सत्ता की साझेदारी जरूरी है, इसका यह नैतिक तर्क है कि साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। यानी कि यदि साझेदारी नहीं होगी तो हम लोग जिस देश की भी बात करें, चाहे भारत हो, बेल्जियम हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, यदि लोगों की भागीदारी देश की शासन व्यवस्था में नहीं है तो उस देश की शासन व्यवस्था को हम लोग वास्तविक लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। अर्थात लोगों की भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तो आज हम लोग बच्चों इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद खलील की उलझन दी गई है, एक कहानी है। विक्रम बैताल की कहानियाँ भी आपने जो है कि बहुत पढ़ी होगी। विक्रम बैताल का ही उदाहरण देके आपको इस कहानी के बारे में जो है कि बताया गया है। इस कहानी को आप लोग पढ़ करके, कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है, इस कहानी को पढ़ करके आप लोग अपने इस अध्याय की विषय वस्तु से जोड़ कर देखिएगा कि इसका क्या निचोड़ निकलता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है तो ये कैसे हो या कैसे होती है, इसके क्या रूप हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू वेरी मच।